एक YouTube चैनल से शुरू हुआ सफर और आज ये एक अरबों डॉलर की कंपनी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फिजिक्स वाला की, जिसने भारत के एजुकेशन सेक्टर में सचमुच एक क्रांति ला दी है। पर अब जब ये कंपनी स्टॉक मार्केट में उतरने की तैयारी कर रही है, तो इसकी असली परीक्षा शुरू होने वाली है। तो सवाल ये है कि ये आईपीओ पास होगा या फेल? चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये सवाल सिर्फ कहने के लिए नहीं है। जो लोग पैसा लगाने की सोच रहे हैं उनके लिए इसका जवाब करोड़ों का हो सकता है। तो चलिए एक इन्वेस्टर का चश्मा पहनते हैं और इस आईपीओ के रिपोर्ट कार्ड को जरा बारीकी से देखते हैं। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इन 6 हिस्सों पर नजर डालेंगे। शुरुआत करेंगे आईपीओ की दुविधा से, फिर कंपनी के ग्रोथ इंजन को समझेंगे, इसके बाद ऑनलाइन और ऑफलाइन की जंग को देखेंगे, इस ग्रोथ की असली कीमत जानेंगे और एक निवेशक के नजरिए से पूरी सच्चाई को परखेंगे और आखिर में एक बहुत बड़े सवाल के साथ इसे खत्म करेंगे। तो पहला पड़ाव, एक यूनिकॉर्न की आईपीओ दुविधा। यहां हम उन नंबर्स और सवालों की तह तक जाएंगे जो इस कंपनी को इस मुकाम तक लेकर आए हैं। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, अविश्वसनीय ग्रोथ इंजन। हर बड़ी कहानी की एक शुरुआत होती है ना? फिजिक्स वाला के लिए यह शुरुआत एक YouTube चैनल से हुई, जो देखते ही देखते एक बहुत बड़े साम्राज्य में बदल गया। आखिर ये हुआ कैसे? 9.88 करोड़, ये नंबर सुनकर ही दिमाग घूम जाता है। सोचिए, ये ऑस्ट्रेलिया की पूरी आबादी का लगभग 4 गुना है। इतने सारे लोग फिजिक्स वाला के YouTube चैनल्स को फॉलो करते हैं। यही है उनकी मार्केटिंग मशीन का सबसे पहला और सबसे ताकतवर पहिया। तो ये टॉप ऑफ द फनल आखिर है क्या? इसे ऐसे समझिए जैसे किसी बड़े मेले का मेन गेट हो। YouTube वो फ्री शो है जो भीड़ को अपनी तरफ खींचता है। लाखों लोग इसे देखने आते हैं और फिर उनमें से कुछ को ये इतना पसंद आ जाता है कि वो मेले के अंदर पेड राइड्स के लिए टिकट खरीदने का फैसला कर लेते हैं। तो ये लाखों फैंस को पेइंग कस्टमर्स में बदलते कैसे हैं? इनके पास 3 रास्ते हैं। पहला, पूरी तरह ऑनलाइन, ऐप और वेबसाइट पर। दूसरा, एकदम ऑफलाइन, मतलब जैसा हमारे आस पड़ोस में कोचिंग सेंटर होता है। और तीसरा, हाइब्रिड मॉडल, जो दोनों का मिक्सचर है। लेक्चर ऑनलाइन देखो और डाउट्स क्लियर करने के लिए सेंटर पर जाओ। और कमाल की बात यह है कि ये स्ट्रैटेजी जबरदस्त काम कर रही है। हर साल पैसे देकर पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की संख्या में औसतन 56.60% की विस्फोटक बढ़ोतरी हुई है। ये साफ दिखाता है कि उनका YouTube वाला फनल कस्टमर्स को खींचने में कितना कामयाब है। तीसरा हिस्सा, ऑनलाइन वॉल्यूम बनाम ऑफलाइन वैल्यू। यहां से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। दिमाग में तो यही आता है कि ज्यादातर स्टूडेंट्स ऑनलाइन हैं, तो ज्यादातर पैसा भी वहीं से आता होगा, ठीक है ना? चलिए देखते हैं। ये देखिए जरा, यकीन करना मुश्किल है। रेवेन्यू तो लगभग आधा आधा बटा हुआ है। ऑनलाइन से करीब 1404 करोड़ और ऑफलाइन से 1350 करोड़। ये कैसे हो सकता है जब ज्यादातर स्टूडेंट्स ऑनलाइन हैं? मतलब कुछ तो है जो अभी समझ नहीं आ रहा। और ये रहा पहेली का अगला टुकड़ा। 92% से ज्यादा स्टूडेंट्स ऑनलाइन हैं और सिर्फ 7% ही ऑफलाइन क्लास में जाते हैं। तो फिर रेवेन्यू लगभग बराबर कैसे हो सकता है? ये गणित तो बैठ ही नहीं रहा जब तक हम अगला नंबर ना देखें। और ये रहा जवाब, आरपीओ यानी प्रति छात्र औसत कमाई। एक ऑफलाइन स्टूडेंट एक ऑनलाइन स्टूडेंट के मुकाबले 11 गुना ज्यादा पैसे देता है। ऑफलाइन वाले से औसतन 40,000 रुपए से ज्यादा की कमाई होती है, जबकि ऑनलाइन वाले से सिर्फ 3,700 रुपए के आसपास। यही वो सीक्रेट है जो इनके रेवेन्यू को बैलेंस करता है। तो आसान भाषा में कहें तो फिजिक्स वाला एक ही वक्त में 2 अलग अलग खेल खेल रहा है। ऑनलाइन में ये वॉल्यूम का खेल है, लाखों स्टूडेंट से थोड़ी थोड़ी फीस, और ऑफलाइन में ये वैल्यू का खेल है, कुछ हजार स्टूडेंट से एक मोटी फीस। वाकई में ये एक बहुत ही स्मार्ट स्ट्रैटेजी है। भाग 4, ग्रोथ की ऊंची कीमत। ये सारी ग्रोथ और रेवेन्यू की बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन हर सिक्के का एक दूसरा पहलू भी होता है, और फिजिक्स वाला के लिए वो पहलू काफी महंगा साबित हो रहा है। जरा इस पे नजर डालिए। कंपनी जितना भी पैसा कमाती है, उसका करीब आधा हिस्सा सीधा अपने कर्मचारियों की सैलरी पर खर्च हो जाता है। ये एक चौंकाने वाला आंकड़ा है। तो सवाल उठता है, ऐसा क्यों? वजह सीधी है, स्टार टीचर्स को अपनी तरफ खींचने की होड़ लगी हुई है। इस इंडस्ट्री में टीचर किसी रॉकस्टार से कम नहीं होते हैं। उनकी अपनी फैन फॉलोइंग होती है जो उनके साथ एक कोचिंग से दूसरी कोचिंग चली जाती है। इसलिए बेस्ट टीचर्स को लाने और उन्हें अपने पास बनाए रखने के लिए कंपनियों को मोटी सैलरी देनी ही पड़ती है। और इन भारी भरकम खर्चों का नतीजा क्या निकलता है? सीधा सा जवाब है, बड़ा घाटा।
वित्त वर्ष 2024 को ही देख लीजिए, कंपनी को 1260 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। हाँ, ये बात सही है कि अगले साल उन्होंने इस घाटे को काफी कम करके 225 करोड़ पर ला दिया, जो एक सुधार तो है, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि कंपनी अभी भी मुनाफे से कोसों दूर है। और अगर हम सबसे ताज़ा रिपोर्ट कार्ड देखें तो हाल की तिमाही में भी 152 करोड़ का घाटा है। मतलब तस्वीर बिल्कुल साफ है, ये शानदार ग्रोथ अभी तक मुनाफे में नहीं बदल पाई है। पांचवां हिस्सा, एक निवेशक की रियलिटी चेक। अब तक हमने कंपनी की बात की, अब बात करते हैं पैसों की। अगर कोई इस आईपीओ में निवेश करने का मन बना रहा है, तो कुछ कड़वी सच्चाइयां हैं जिनका पता होना जरूरी है। कंपनी खुद अपनी आईपीओ फाइलिंग में कुछ बड़े जोखिमों के बारे में बताती है। पहला, उनका कहना है कि हो सकता है वो मुनाफे में ना आ पाएं। दूसरा, उनका पूरा बिजनेस मुख्य रूप से सिर्फ 2 परीक्षाओं पर टिका है, जेई और नीट। अगर इन परीक्षाओं में कोई बदलाव होता है तो उनका बिजनेस खतरे में आ सकता है। और तीसरा, उनका ऑफलाइन रेवेन्यू बस कुछ ही शहरों से आता है। ये कुछ ऐसा है जैसे सारे अंडे एक ही टोकरी में रख देना। और अब शायद सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा, कंपनी के प्रमोटर्स ने अपने शेयर 1 पैसे से भी कम में लिए थे, और अब आईपीओ में वही शेयर आम जनता को 109 रुपए में ऑफर किया जा रहा है। ये सच है कि उन्होंने कंपनी बनाने में बहुत मेहनत की है, लेकिन एक निवेशक के तौर पर कीमतों के इस भारी अंतर को जानना बहुत जरूरी है। और इसी के साथ हम आते हैं अपने आखिरी पड़ाव पर। तो फिजिक्स वाला की कहानी एक 2-धारी तलवार जैसी है। एक तरफ है अविश्वसनीय और तेज ग्रोथ, और दूसरी तरफ हैं गहरे और लगातार हो रहे घाटे। और ये सब आकर इस एक आखिरी सवाल पर टिक जाता है। फिजिक्स वाला ने लाखों स्टूडेंट्स का दिल और दिमाग जीता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन क्या वो अपने इन्वेस्टर्स का भरोसा भी जीत पाएंगे? क्या ये जबरदस्त ग्रोथ आखिर में मुनाफे में बदल पाएगी? इस सवाल का जवाब ना सिर्फ इस आईपीओ का भविष्य तय करेगा, बल्कि शायद भारत के पूरे एडटेक इंडस्ट्री की दिशा भी तय करेगा।